हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट्स। जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है 21 जून, आपकी हार्ट बीट हो रही होगी तेज और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको क्या करना चाहिए अभी से। अभी जब ये आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी यानी कि 12 जून 21 जून का आपका एग्ज़ाम है। आज हो रहा है 12 जून और अभी से ठीक 10वें दिन 2 बजे से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन 10 दिनों में फिजिक्स को लेकर के मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया एकदम सटीक मास्टर प्लान है, जिसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो 140 to 150 आउट ऑफ 180 यू कैन अचीव वेरी इजली एंड वेरी प्रिसाइजली। बहुत सटीक तरीके से आप 140 to 150 मार्क्स उठा सकते हैं। 30 to 40 ईयर्स का जो PYQ है उसको रीड करके ये मास्टर प्लान बनाया गया है और हर साल मैं 10 से 15 दिन पहले का मास्टर प्लान आपको देता हूं। आप इस टाइम में बस इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फिजिक्स में नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना बात को, लास्ट तक देखना। देखो, वेक्टर से पहले 11th का डिस्कस कर लेते हैं, फिर 12th का। वेक्टर चैप्टर से आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये देख लेना है कि ये क्या होता है, ठीक है। फिर काइनेमेटिक्स पढ़ा पाएंगे। काइनेमेटिक्स में आप देख लेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 कौन कौन सा? S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन तब अप्लाई होते हैं S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन तब अप्लाई होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो a बराबर dv बाई डी टी, v बराबर ds बाई डी टी और a बराबर v इंटू dv बाई ds। बस इतना देख लेना है, ठीक है। और काइनेमेटिक्स का सारा ग्राफ देख लीजिएगा। अगर सारा नहीं हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी का और प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड ग्राफ जरूर देख लेना। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको क्या करना है? तो पुली मास सिस्टम कॉन्सेप्ट देख लेना है, पुली सिस्टम का कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, जब भी बात करेगा इक्विलिब्रियम का तो इक्विलिब्रियम का सीधा सा मतलब होता है नेट फोर्स को जीरो कर दो, नेट फोर्स को जीरो कर दो। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको देख लेना है कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है ना। बस ये कॉन्सेप्ट देख लेना। और फ्रिक्शन में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप रिस्की कॉन्सेप्ट लेकर के अगर जा सकते हैं, सारा नहीं कर सकते तो म्यू और टैन थीटा। फ्रिक्शन में भी अगर आपको रिस्क उठाना हो रीनीट को लेकर के 21 जून को लेकर के, तो म्यू इक्वल टू टैन थीटा, ये जो इक्वेशन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू टैन थीटा, इसको आप देख करके चले जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे एक न एक क्वेश्चन तो आएगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। फिर आप सर्कुलर मोशन पर आए, सेंट्रीपिटल फोर्स को अच्छे से देख लें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को देख लें। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको क्या क्या देख लेना है? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉटम पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होती है ताकि कंप्लीट सर्कल हो, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे क्या वेलोसिटी होती है, और टॉप पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होती है। ये तीनों चीज़ आपको देख लेने, और तीनों पर टेंशन फोर्स भी देख लेना है। क्लियर? फिर कॉलिजन का कॉन्सेप्ट देख लेना है। कॉलिजन से कैसा भी क्वेश्चन आवे आपको ध्यान रखना है, पहला इक्वेशन, सबसे पहला स्टेप कॉलिजन के क्वेश्चन में आप लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा स्टेप आप लगा देंगे कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और तीसरा स्टेप लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन नीट के PYQ में आज तक तीसरे स्टेप की जरूरत नहीं पड़ी, 2 स्टेप से ही आपका काम अच्छे से पूरी तरीके से हो जाएगा। कॉलिजन में बस 3, कॉलिजन में सिर्फ 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तीसरा स्टेप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तीसरे स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 ही स्टेप नीट एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आज तक का रिकॉर्ड यही है। क्लियर है बात? ये दिमाग में रखना है। फिर आप बुलेट ब्लॉक सिस्टम को अच्छे से देख लेंगे, पावर का कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेंगे। पावर में भी डिस्प्लेसमेंट का टाइम से रिलेशन, वेलोसिटी का टाइम से रिलेशन, ये सब देख लेना है। और वर्क एनर्जी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सब आपको देख करके जाना है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब आपको देख करके जाना है। फिर रोटेशन में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, टॉर्क का कॉन्सेप्ट देख लेंगे और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देख लेंगे। क्लियर है?
इलास्टिसिटी जो है ये पूरा चैप्टर अच्छे से देख लेना। स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो और सबके बीच का रिलेशन, जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट हैं इन सब के बीच का रिलेशन। ठीक है, हम फिर से रिपीट करते रहे। इलास्टिसिटी में आपको यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, ये सभी इलास्टिक कांस्टेंट देख लेने हैं और इन सभी के बीच का जो रिलेशन होता है 3-4 फार्मूला, वो आपको अच्छे से देख लेना है, आएगा, नीट में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लूइड में आप बढ़ेंगे तो पास्कल्स लॉ देख लीजिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख लेना है, बर्नौली मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चन फ्लूइड में आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी क्वेश्चन बर्नौली से रिलेटेड आएगा उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगा ही लगेगा, ये दिमाग में रखनी है बात। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को तगड़ा करके जाना है, बर्नौली लगाने आना चाहिए। बर्नौली से कोई भी क्वेश्चन उठेगा तो वो निश्चित बनेगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद ग्रेविटेशन में आप सिर्फ केपलर्स लॉ देख करके जा सकते हैं, ये रिस्क आप उठा सकते हैं। सरफेस टेंशन भी आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेस प्रेशर, मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि एक्सेस प्रेशर से इस बार क्वेश्चन रीनीट में आना चाहिए। और वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया 11th को लेकर के। 1-2 टॉपिक और हम डिस्कस कर लेते हैं। 11th की बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा SHM का, है ना, SHM का थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑर्गन पाइप की, हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की, उसमें क्या टॉपिक आपको देख करके जाना चाहिए। चलिए, तो यहां समझिएगा बात को। SHM में आपको क्या करना है, तो SHM में आपको टाइम पीरियड निकालने आना चाहिए, 2π/ω। SHM में आपको क्या करना है, तो SHM में आपको टाइम पीरियड जो है ये फाइंड आउट करने आना चाहिए, 2π/ω फाइंड आउट करने आना चाहिए। और ये 2π/ω में ओमेगा आपको निकालने आना चाहिए। ओमेगा के लिए आप यूज कर सकते हैं √k/m, है ना। अगर k की बात करेगा तो k इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए, किसमें, तो k इक्विवेलेंट सीरीज में, k इक्विवेलेंट पैरेलल में। बात समझ में आई? सिर्फ टाइम पीरियड, SHM में सिर्फ टाइम पीरियड पर आप रिस्क ले करके जाएंगे कि टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। और इसका ग्राफ भी देख लेना, SHM का एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देख लेना, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देख लेना। क्लियर है? ये इनफ होगा रीनीट के लिए, एकदम इनफ होगा। ठीक है, ये आपको करके जाना है। उसके बाद हीट में आप वर्क देख लेंगे, वर्क डन कैसे फाइंड आउट होता है, कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर आप देख लेंगे स्टीफेंस लॉ, ठीक है, स्टीफेंस लॉ का आप अच्छे से देख करके जाएंगे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, KTG आप छोड़ देंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास काफी कम समय है, उतना आप कवर नहीं कर सकते, इसलिए आप KTG का रिस्क छोड़ सकते हैं। रिस्क आप उसको रिस्क पर डाल दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत आपको विशेष नहीं होगा। इतना क्वेश्चन करोगे, 10 डेज बताया, अगर आप पहले से रिवीजन किए तब तो बढ़िया बात है, नहीं तो KTG पर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। और साउंड वेव में, साउंड वेव की अगर हम लोग बात करते हैं तो साउंड वेव में सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव में आपको ऑर्गन पाइप देख करके जाना है। अगर हम लोग साउंड वेव की बात करें, साउंड वेव में आपको क्या देख करके जाना चाहिए रीनीट के लिए, तो साउंड वेव में सिर्फ और सिर्फ आपको देख करके जाना है ऑर्गन पाइप। साउंड वेव में ऑर्गन पाइप देख करके जाना है, क्लोज भी और ओपन भी। आपको ज्यादातर क्वेश्चन क्लोज और ओपन करके पूछा जाता है, बोल देगा कि ये पाइप है, ऑर्गन पाइप है, ओपन है, आधा इसको पानी में डुबा देगा, तो जैसे आधा पानी में डुबा दिया, ये पाइप है, ऑर्गन पाइप ओपन है, दोनों एंड ओपन है, आधा पानी में डुबा देगा तो क्लोज हो गया। तो आपको ओपन और क्लोज का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके रिलेशन एस्टैब्लिश करने आना चाहिए। बस ऑर्गन पाइप आप रिस्क लेकर के जाएंगे। और ज़्यादा अगर आपके पास टाइम बचे तो आप एक बीट्स पढ़ लेंगे, बीट्स साउंड वेव के लिए इनफ होगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं 12th का। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 12th फिजिक्स को लेकर के। 12th फिजिक्स से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएगा नीट में। ठीक है, 45 क्वेश्चन जो फिजिक्स में आएंगे उसमें अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन, 25 to 28 क्वेश्चन आपको 12th पोर्शन से आएगा। तो 12th पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा टॉपिक बाय टॉपिक ज़्यादा काम करना है।
ठीक है, इन 10 डेज में। हर टॉपिक पे क्या करना है, तो उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फॉर्मूला समझ लेंगे, और हर टॉपिक पर ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 न्यूमेरिकल करते चले जाओ। 5 to 10 न्यूमेरिकल्स करते जाना, चाहे 11th का हो चाहे 12th का, जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सीखिए, फॉर्मूला रिवाइज कर लो, और 5 to 10 न्यूमेरिकल्स बस। और अगर न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में 2 मिनट न्यूमेरिकल सीरीज और प्रॉब्लम्स पर हल्ला बोल, ये 2 सीरीज का लिंक है, आप जाकर के पूरा देख लीजिए। इतना में आपका रीनीट का अच्छा प्रिपरेशन होने की पूरी संभावना है। इससे बढ़िया रिवीजन का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलो 12th की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ अच्छे से देख लेना। कूलम्ब्स लॉ में क्या देखना है, तो बोलेगा 2 चार्ज है, चार्ज बॉडी है, एक तीसरा बॉडी अनचार्ज है, उसको कांटेक्ट में लाए तो पहले और बाद के दोनों के फोर्स को कंपेयर करने वाला क्वेश्चन आता है। या कोई चार्ज दे देगा, उसको 2 टुकड़े में तोड़ देगा, बोलेगा मैक्सिमम फोर्स में दोनों बॉडी पर कितना कितना चार्ज, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको किसका देखना है, रिंग का समझ लीजिएगा, मैक्सिमम किस पर होता है, ग्राफ कैसा होता है, रॉड का समझ लेना है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और इस सब का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ भी समझ लेना है। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको रॉड का समझ लेना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, रिंग का समझ लेना है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबका फॉर्मूला आना चाहिए, और सबका ग्राफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अच्छे से आना चाहिए। ये रीनीट में आपको आने वाला है, एटलीस्ट हॉलो या सॉलिड तो आएगा, इसकी पूरी संभावना है। क्लियर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये दोनों फार्मूला के बेस पर आप क्वेश्चन देख लेंगे 5 से 10। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें आप गॉस लॉ खाली समझ लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ लेना है, जिसमें कि आपको ये फार्मूला के बेस पर जो क्वेश्चन आता है ट्रायंगल का, है ना, रेक्टेंगल का, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। उसके बाद आपको टाइनी और स्मॉल ड्रॉप्स के बीच में पोटेंशियल बोल देगा कि 27 स्मॉल ड्रॉप्स को कंबाइंड करके आपको एक बड़ा ड्रॉप बना दिया गया, बोल देगा 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स को कंबाइंड करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया गया। तो छोटे छोटे ड्रॉप्स का पोटेंशियल दे देगा, और बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल आपसे पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना होता है, V = n⁻2/3 × V। ये बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल और ये छोटे वाले ड्रॉप का पोटेंशियल, ये कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट में क्या करना है, तो रीनीट के लिए इलेक्ट्रिक करंट में I = dq/dt देख लेंगे, और I = NEAVD, ये भी फॉर्मूला पे क्वेश्चन देख लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस देख लेंगे सीरीज पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज देख लेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देख लेंगे, KCL KVL देख लेंगे। मोर देन सफिशिएंट, इतना आपके लिए इनफ होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेट से रिलेटेड। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नेटिज्म और EMI और AC सेक्शन से, ठीक है। इसमें क्या करना कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, और सर्कुलर कॉइल का जो सेक्शन होता है ना, ऐसा सर्कुलर कॉइल का आर्क, जिसमें ये एंगल थीटा होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसका हो जाता है μ0I/2r × θ/2π सेंटर पे, जब मान लेते हैं कि इसमें करंट I हो, तब की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर आर्क और स्ट्रेट वायर, इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अच्छे से देख लें, और 5 से 10 न्यूमेरिकल इस पर कर लेना है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट देख लेना, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन सीख लेना कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाते हैं, वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। उसके बाद एम्पियर्स लॉ पर आइए। एम्पियर्स लॉ में हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, बिल्कुल हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है, वैसा ही सेम होता है। और इसका ग्राफ भी देख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ भी सेम होता है, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर के जैसा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा। क्लियर है। उसके बाद F = qvb sin θ, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी जो सर्कुलर वाला होगा, है ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, F = qvb sin θ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आएगा, अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर थ्रो किया जाएगा तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो उस कंडीशन में रेडियस क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, रेडियस का मोमेंटम से रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन, ग्राफ, पोटेंशियल से रिलेशन, ये सारा ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, ड्यूट्रॉन,
फिर रिपीट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, ड्यूट्रॉन, ये 4 पार्टिकल का रेडियस का रेशियो आपको अच्छे से आना चाहिए अलग अलग पैरामीटर पे। अलग अलग पैरामीटर क्या, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तब क्या होगा रेशियो, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब क्या होगा रेशियो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तब क्या होगा रेशियो, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। यहां से क्वेश्चन उठेंगे ही उठेंगे। क्लियर है? चलिए फिर F बराबर ILB साइन थीटा, जब किसी स्ट्रेट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है करंट कैरिंग वायर पर, ILB साइन थीटा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप EMI और AC में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप रिस्क लेकर के जा सकते हैं, सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ के जा सकते हैं, फैराडे लॉ और मोशनल EMF। मोशनल EMF मतलब E बराबर BVL, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर AC में आप रिस्क लेकर के जा सकते हैं, IRMS करंट और पीक करंट के बीच का रिलेशन, LCR सर्किट और ट्रांसफार्मर, बस इतना आप चाहें तो देख करके जा सकते हैं, इतना आपके लिए सफिशियंट रहेगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रे ऑप्टिक्स का और वेव ऑप्टिक्स का। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में आपको मिरर और लेंस फार्मूला ये दोनों देख लीजिएगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट के साथ मिरर और लेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको देख लेना है। फिर आपको स्फेरिकल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, ये आपको अच्छे से देख लेना है। और प्रिज्म का कॉन्सेप्ट देख लेना। प्रिज्म में आपको क्या देख लेना है, रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म में क्या देखना है, तो प्रिज्म में आपको देख लेना है प्रिज्म का एंगल, मिनिमम डेविएशन, ठीक है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, है ना, ये सब आपको देख लेना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपको देख लेना होगा, ठीक है, साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी, ठीक है, ये भी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपको रे ऑप्टिक्स में देख लेना है। वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या देखना है, तो वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस देख लीजिए। इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, जनरली आपको रेशियो पूछ देता है कभी कभी, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके डिवीजन का रेशियो वगैरह पूछा जाता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये साइंस फील्ड का बहुत ही तगड़ा रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी, क्लियर है। इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर पोलराइजेशन आप लास्ट में देख लेंगे, और बहुत हुआ अगर टाइम बचे तो मैलस लॉ वगैरह आप देख सकते हैं या ब्रिस्टर्स लॉ वगैरह आप देख सकते हैं। पोलराइजेशन अगर आप देखेंगे तो ब्रिस्टर्स लॉ ऑलरेडी आप देख ही लेंगे, म्यू बराबर 10 IP, जिसमें IP आपका पोलराइजेशन एंगल होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डुअल नेचर से स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर में आपको बस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट, आइंस्टीन का जो इक्वेशन है आइंस्टीन सर का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट। इसमें वर्क फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, और इस इक्वेशन पे जितना भी ग्राफ आता है उस सभी ग्राफ को प्लॉट करने आना चाहिए, ग्राफ का स्लोप निकालने आना चाहिए, उसका भी रेशियो रिलेट करके पूछा जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इससे भी रिलेट करके क्वेश्चन आता है। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट से रिलेटेड जितने भी इक्वेशन है सब पे 5 से 10 न्यूमेरिकल बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होगा। क्लियर है। और सारा ग्राफ देख लेना है, इससे ज्यादा डुअल नेचर का आपको जरूरत नहीं है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक फिजिक्स को लेकर के। तो एटॉमिक फिजिक्स में आपको क्या करना है, तो एटॉमिक फिजिक्स में सीधा सीधा आप बस एक कॉन्सेप्ट समझ करके जाएंगे, बोर्स का फॉर्मूला। क्लियर है। एटॉमिक फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्स मॉडल, एटॉमिक फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ बोर्स मॉडल आपको पढ़ के जाना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। उसके जो 6 फॉर्मूले हैं, 5-6 फॉर्मूला, mvr इक्वल टू nh बाई 2 ठीक है। फिर 1 बाई लेमडा वाला फॉर्मूला है ना, 1 बाई लेमडा इक्वल टू rz स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, nth सेल की एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सब रिलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। और इन सब के साथ
इन सब के साथ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। मान लो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जंप किया, फोर्थ से कोई फर्स्ट में जंप किया, तो कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएगा, इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको बस आना चाहिए और इस फॉर्मूलाज पर सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। एटॉमिक फिजिक्स में बस बोर्स मॉडल आपको पढ़ के जाना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो सिर्फ एक चीज़ पढ़ के जानी है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। न्यूक्लियर फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप बाइंडिंग एनर्जी, अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, बस इतना देख करके जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेमी कंडक्टर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमी कंडक्टर का सारा देख लो, उसका आप रेक्टिफायर समझ लीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड समझ लीजिए, ठीक है, लॉजिक गेट समझ लीजिए। सेमी कंडक्टर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू, ठीक है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, रेक्टिफायर अच्छे से देख के जाना, हाफ वेव, फुल वेव, पीएन जंक्शन डायोड अच्छे से देख करके जाना है, लॉजिक गेट का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, यूनिवर्सल गेट, नॉर, नैंड, उसका कन्वर्जन, ये सब बढ़िया से आना चाहिए। बस इतना देख करके जाना है। मैंने जितना भी आपको टॉपिक बताया, सबका फॉर्मूला, सबका कॉन्सेप्ट और सब पे 5 से 10 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए इन 10 डेज में। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल कहाँ से करना है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, या मेरे हिसाब से जेईई का PYQ उठाओ और कोई भी 1-2 साल का 5-5, 10-10 क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक सेलेक्ट करके आप कर लीजिए। मोर देन सफिशिएंट होगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 21st of June 2026। थैंक यू वेरी मच।